हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाइजली टू मेक देम अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इस तरह से करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवेलेबल हो, वह सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहलाता है। फर्स्ट रिसोर्स है वाटर। वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स लाइफ के अवेलेबल हैं, चाहे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, सबके लिए वाटर एज अ मीडियम, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो वाटर एज अ मीडियम में होती है। फूड सर्विस जो वाटर मीडियम्स में अवेलेबल होती है। डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे हमारे अंदर हो रही हो, चाहे एनिमल्स के अंदर ही हो रही हो, चाहे कुछ प्लांट्स के अंदर हो रही हो, सभी को वाटर जो है आवश्यक है। इरिगेशन मेथड्स लाइक डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स हैं जिनके लिए हम डैम्स यूज़ कर सकते हैं, टैंक्स यूज़ कर सकते हैं, कैनाल्स यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो हैं वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी किस तरह से है, रेन वाटर किस तरह का अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स बना लिए हैं। डैम्स। अ डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर। डैम क्या है? एक तरह का बैरियर है जो पानी के फ्लो को रोक देता है। कुछ एडवांटेजेस हैं डैम के। फर्स्ट है, हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे पानी को यूज़ किया जाता है। जो पानी अवेलेबल हो रहा है वो डैम्स के थ्रू अवेलेबल होता है। सेकंड, एंश्योर्स एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन सफिशिएंट टू सेटिस्फाई नीड। पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो सके, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इरिगेशन हो सके। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इन रीजन्स। अब एक बड़े से एरिया के अंदर लगातार पानी की सप्लाई की जा सके, ये एक एडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब एक एरिया को तो पूरा बहुत सारा पानी मिल रहा है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर है, दूसरे एरिया में इम्प्रॉपर सप्लाई है, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड विदाउट कंपनसेशन। जब कभी डैम बना तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके मकानों को, उनके खेतों को, सबको खत्म किया गया। साथ ही साथ उन्हें कंपनसेशन भी बहुत कम दिया गया, उनके घरों को उनको छोड़ के जाना पड़ा, तो बहुत सारे लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए। थर्ड है, कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं डैम्स, साथ ही साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो एक एरिया में खत्म होने लगती है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कमी आने लगती है। वाटर हार्वेस्टिंग, collection of rainwater and its utilization for various purposes. Advantage, advantages of storing water in the ground. It does not evaporate. यह उड़ता नहीं है, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण। पानी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण पानी जो उड़ने लगता है उसे बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। इट स्प्रेड्स आउट टू रिचार्ज वेल्स। अब पानी एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया तो उस एरिया में आसपास जितने भी वेल्स हैं वो दोबारा रिचार्ज हो जाएंगे। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। अब जो वाटर अवेलेबल है उस एरिया में वो आसपास मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, जिससे प्रॉपर वेजिटेशन होगा, आसपास बहुत सारी वनस्पतियां उगेगी। इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज। पानी जो है बाहर की तरफ इकट्ठा नहीं हुआ है तो जो ब्रीडिंग मॉस्किटोज की होती है वो भी कम होगी। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। अब पानी को हमने रिचार्ज करने के लिए यूज़ किया हुआ है पर्टिकुलर एरिया के अंदर,
उसे ढका हुआ है, उसको हार्वेस्ट करके रख रहे हैं, तो एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट से भी उस पानी को बचाया जा सकता है। और ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट अगर नहीं होगा तो वाटर जो है वो प्योर रहेगा, कंटामिनेटेड वाटर नहीं रहेगा। इस तरह से हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वाटर का कलेक्शन और उसे यूटिलाइज करना अलग अलग पर्पजेस के लिए, चाहे वो इरिगेशन पर्पस हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस हो सकता है, वाटर सप्लाई पर्पस हो सकता है। एंशियंट मेथड ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की कमी हो और हम पानी को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वहाँ पे इकट्ठा करें, जिससे हमारा जो वाटर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ watershed management system are known since ancient times. One of the method known as Khadins in Rajasthan, which consists of a long earthen embankment built across the lower hill slopes. एक डिफरेंट मेथड है राजस्थान के अंदर जिसे खदिन नाम से जाना जाता है। एक लंबा सा एरिया जहाँ पे एक छोटा सा बांध बना के रखा जाता है हिली रीजन्स में, जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तालाब्स आर अदर मोड ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम नोन सो फार। जो डिफरेंट विलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तालाब्स जो मिलते हैं उसके लिए बताया गया है। इट स्टोर्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड कंजप्शन पर्पजेज। जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो विलेजेस आते हैं उनके हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, साथ ही साथ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो वाटर चाहिए वो वहाँ से अवेलेबल हो जाता है। अदर इंक्लूड कूल्स इन हिमाचल प्रदेश, अहर एंड पाइन्स इन बिहार, इरिस इन तमिलनाडु, बूंदीस इन मध्य प्रदेश, सुरनगम्स इन केरला। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के नाम हैं जिनसे वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे राजस्थान के लिए खदिन, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। एक हिली रीजन में खदिन राजस्थान वाले एरिया में जो पाए जाते हैं वो बनाया गया है। कैचमेंट एरिया एक ऊंचाई पे एरिया है। उसके बाद खदिन और क्रॉप्ड एरिया बनाया गया है। खदिन और क्रॉप्ड एरिया के यहाँ पे कंक्रीट वाला एरिया बनाया जाता है। खदिन बूंद एक तरह की वॉल होती है। सेलाइन एरिया जहाँ पे बूंद बूंद करके पानी शैलो डग वेल के अंदर जाता है। शैलो डग वेल एक कम गहराई का कुआं होता है। सीपेज रिलेटेड टू बूंद बूंद पानी जो जा रहा है, सीपेज वाटर फ्रॉम कैचमेंट एरिया टू सेलाइन एरिया टू शैलो डग वेल। कैचमेंट एरिया से पानी खदिन साइड आया, देन सेलाइन एरिया साइड आया, देन शैलो डगवेल साइड आया। एक स्लोप टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्लोप टाइप के स्ट्रक्चर में कैचमेंट एरिया टॉप साइड में है और शैलो डगवेल जो है बॉटम साइड में है। तो शैलो डगवेल में धीरे 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 पानी इकट्ठा होता जाता है और फिर उस पानी को हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम प्योर वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन मेथड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेनली खदिन राजस्थान में पाया जाता है जिसे हम धोरे भी बोलते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ ये नॉन रिन्यूएबल हैं जिन्हें दोबारा इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता। Coal was formed from the remains of trees buried deep inside the earth some 500 million years ago। कोल जो है ट्रीज के 500 मिलियन ईयर्स पहले जमीन के अंदर दफन हो जाने के कारण बना है। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एट द बॉटम ऑफ द सीज। इसी तरह से मरीन प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के कारण उनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन सी के बॉटम के यहाँ पे हुआ। सी के बॉटम में
बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम बाद पेट्रोलियम फॉर्म्ड हुआ, पर इस प्रोसेस में मिलियन ईयर्स लग गए। कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर कार्बन का कंपोजिशन पाया जाता है। एट प्रेजेंट रेट ऑफ यूजेज, पेट्रोलियम विल लास्ट अस फॉर अबाउट 40 years and the coal resources will last for another 200 years। जिस तरह से हम आज के समय में यूज कर रहे हैं, डेली यूज जिस तरह से हम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, पर्टिकुलर व्हीकल्स में, तो आने वाले 40 सालों के बाद पेट्रोलियम हमें अवेलेबल नहीं होगा। साथ ही साथ कोल रिसोर्स भी आने वाले 200 सालों के बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये केवल अवेलेबिलिटी 40 और 200 सालों के लिए ही है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स की, तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है वो है एयर पोल्यूशन। जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इमिशन होने के कारण इस एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूट हो जाती है। एयर पोल्यूट होने के कारण कार्बन का कंपोजिशन बढ़ गया, एनवायरनमेंट में कार्बन का कंपोजिशन बढ़ गया, तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो जाता है। इस तरह से कोल और पेट्रोलियम का एक्सेसिव यूज हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।